नमस्कार साथियों, आज के इस क्लास में हम आपको बताएंगे वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन के बारे में। वैक्सीनेशन क्या होता है, इम्यूनाइजेशन क्या होता है, इसको हम एकदम अच्छे तरीके से क्लियर करके आपको समझाएंगे। एनसीईआरटी की लाइंस में भी जो लिखा है उस चीज़ को भी समझाएंगे, और साइड में मैं लिख करके आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूं जिसे आप ध्यान से सुनेंगे तो इस एनसीईआरटी की लाइंस में सारी चीज़ें आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को बिना किसी समय गंवाए, बिना किसी देरी के। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं वैक्सीनेशन की, वैक्सीनेशन क्या होता है, तो वैक्सीनेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें हमारे बॉडी में क्या करते हैं, वैक्सीन को डाला जाता है। यानी कि अगर हम बात करते हैं एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम वैक्सीन के थ्रू बॉडी के अंदर क्या करते हैं, डेड, या फिर हम बात करते हैं वीकेंड, ठीक है, डेड या फिर वीकेंड जो पैथोजन होते हैं। पैथोजन का मतलब क्या होता है, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, हमारे बॉडी में इंजेक्ट करवाया जाता है, बॉडी में प्रवेश कराया जाता है, और हमारी जो इम्यून सिस्टम होती है इस डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म जो कि डेड है या फिर कमजोर है, इनसे लड़ने का काम करता है, और लड़ करके अपने आप को एकदम मजबूत, एकदम तैयार कर लेता है। यानी कि अपनी इम्यून सिस्टम को भी तैयार करता है, अपनी फौज को भी तैयार कर लेता है, ताकि जब कभी ये सक्रिय रूप में आता है, यानी कि एक्टिव फॉर्म में आता है, डेड फॉर्म में या फिर वीकेंड फॉर्म में ना आकर के, तब पर भी हमारी इम्यून सिस्टम इससे लड़ सके। ठीक है, तो इसको हम इम्यूनाइजेशन कहते हैं। और वैक्सीनेशन में सिंपल सा आप समझ लीजिए कि वैक्सीनेशन का मतलब क्या होता है। तो वैक्सीनेशन का मतलब क्या होता है, वैक्सीन को इंजेक्ट करवाना। ठीक है, वैक्सीनेशन में अगर हम बात करते हैं तो वैक्सीनेशन में मैं यहाँ पर लिखता हूँ, वैक्सीनेशन बराबर क्या होता है, वैक्सीन इंजेक्ट करवाना। ठीक है, वैक्सीन को इंजेक्ट करवाना, तो वैक्सीनेशन बराबर वैक्सीन को इंजेक्ट करवाना होता है। तो आई होप आप इस चीज को अच्छे तरीके से बाकायदा समझ गए होंगे। अब बारी है आपको, अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो एग्जाम्पल क्या होता है उसको समझ लीजिए। एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे बीसीजी, बीसीजी की बात करते हैं, तो बीसीजी का टीका लगता है। यानी कि जो बीसीजी का टीका होता है वो काम करता है किसके लिए, ट्यूबरकुलोसिस के लिए। किसके लिए काम करता है, ट्यूबरकुलोसिस के लिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ओपीवी, जिसको ओरल पोलियो वैक्सीन के नाम से जानते हैं, और आपने देखा होगा कि आपके गांव में, आपके घर में जो छोटे बच्चे होते हैं, 5 साल के नीचे वाले बच्चे जो होते हैं, उनको बूंद बूंद करके पोलियो ड्राफ्ट पिलाया जाता है। ठीक है, तो वही आपका पोलियो होता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं डीपीटी की, डीपीटी मतलब डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस, इनका इंजेक्शन लगता है एक साथ। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो बच्चों को 15 साल की उम्र तक क्या होता है, वैक्सीन लगवाया जाता है। ठीक है, कैंपिंग लगती है, ब्लैक पर लगता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं वैक्सीन में, जैसे कि अगर हम बात करते हैं कोविड शील्ड, कोविड शील्ड की बात करते हैं, कोरोना का वैक्सीन हो गया। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो आपको कौन सा वैक्सीन लगता है भैया, एटीएस लगता है। एटीएस क्या होता है, जो टिटनेस होता है, एंटी टिटनेस सीरम क्या होता है, उसका वैक्सीन लगता है। इसके अलावा बहुत सारे वैक्सीन होते हैं, हेपेटाइटिस का वैक्सीन लगता है, और बहुत सारे वैक्सीन होते हैं जो लगाए जाते हैं। तो ये वैक्सीन क्या करते हैं, हमारे बॉडी में डाले जाते हैं वैक्सीनेशन के थ्रू, डेड या फिर वेकेंट पैथोजन को जो रोग उत्पन्न करते हैं, और उनसे हमारी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम होती है वो लड़ती है, और लड़ने के बाद इम्यून सिस्टम को मजबूत करने का काम करती है। आई होप आप वैक्सीनेशन के बारे में अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। अब अगर हम इम्यूनाइजेशन की बात करते हैं तो इम्यूनाइजेशन क्या होता है, उसके लिए थोड़ा सा स्पेस हमको बनाना पड़ेगा। तो स्पेस बनाने के लिए चलिए सबसे पहले इस चीज़ को कट करते हैं, और फिर हम बताते हैं आपको इम्यूनाइजेशन के बारे में। देखिए यहां पर अगर हम बात करते हैं इम्यूनाइजेशन की, ठीक है, किसकी बात करते हैं, इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन की बात करते हैं तो इम्यूनाइजेशन क्या होता है उसको समझिए। इम्यूनाइजेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, एक कंडीशन होता है जिसमें जो पर्सन होता है वो डिजीज के खिलाफ क्या करता है, इम्यून हो जाता है। यानी कि अगर हम बात करते हैं सुरक्षित हो जाता है। सीधी सी बात अगर हम बात करते हैं तो इम्यूनाइजेशन क्या होता है, जो आपकी डिजीज होती है ना, डिजीज होती है, इसके अगेंस्ट क्या होता है, जो पर्सन होता है,
यानी कि जो व्यक्ति होता है वो क्या होता है, हमेशा तैयार रहता है। कोई भी डिजीज अगर आपको आने वाला है, कोई भी पैथोजन आपके बॉडी में प्रवेश किया जो कि आपको रोग उत्पन्न करने वाला है, तो इस बॉडी का जो इम्यून सिस्टम जो होगा वो तुरंत कहेगा धर सारे के मारे के हर से टंगरी टूटे कर। यानी कि अगर हम बात करते हैं कि जो बॉडी की इम्यून सिस्टम होगी वो किसी भी डिजीज, किसी भी पैथोजन को मारने के लिए कैपेबल हो जाती है आफ्टर इम्यूनाइजेशन के बाद। तो आई होप आप इस चीज को अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। अब कैसे इम्यूनाइजेशन होता है उस चीज की बात कर लेते हैं। तो इम्यूनाइजेशन कैसे होता है इसको समझने के लिए आप देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर इम्यूनाइजेशन की बात करते हैं तो पहला क्या होता है आपका, जो होता है एक्टिव इम्यूनिटी होता है और दूसरा पैसिव इम्यूनिटी होता है। और एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी की बात करते हैं, जो आपको देखो क्या होता है, जो आपको वैक्सीन लगता है, वैक्सीन की बात करते हैं तो वैक्सीन से क्या होता है, आपकी एक्टिव इम्यूनिटी होती है, एक्टिव इम्यूनिटी होती है। वैक्सीन से क्या होती है, एक्टिव इम्यूनिटी होती है। और जो आपके रेडीमेड एंटी बॉडीज जो होते हैं वो क्या करते हैं, पैसिव इम्यूनिटी के लिए जिम्मेदार होते हैं। पैसिव इम्यूनिटी के लिए क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। तो आई होप आप इस चीज को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। अब अगर हम बात करते हैं इस इम्यूनाइजेशन की रिजल्ट की बात करते हैं, यानी कि इसका रिजल्ट क्या मिलता है भैया, जो आपकी इम्यूनाइजेशन होती है वो क्या हो सकती है, लॉन्ग टर्म की हो सकती है, या फिर हो सकती है शॉर्ट टर्म। यानी कि बहुत सारे इम्यून सिस्टम क्या होते हैं, या बहुत सारी इम्यूनिटी जो होती है वो बहुत छोटे समय के लिए काम करती है। जैसे अगर हम बात करते हैं एटीएस की, तो एटीएस की बात करते हैं, ठीक है। और जो आपके एंटी स्नैक वेनम होता है, ठीक है, एंटी स्नैक वेनम होता है, वो सारे क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए काम करते हैं। जैसे आपको सांप आज काटा, आपको आज एंटी स्नैक वेनम पिला दिया गया या एंटी स्नैक वेनम का इंजेक्शन लगा दिया गया, तो वो थोड़े समय के लिए काम करेगा और आपको जब दोबारा काटेगा तो वो आपका काम नहीं करेगा, वो फिर से आपको पिलाना पड़ेगा और शॉर्ट टर्म में ये आ जाएगा, ठीक है, ये शॉर्ट टर्म में आ जाएगा, ठीक। अब अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म में क्या होता है, जैसे आपकी हम बात करते हैं कोरोना की वैक्सीन की बात करते हैं, ठीक है। तो कोरोना की वैक्सीन क्या होती है, लॉन्ग टर्म के लिए आपकी बॉडी को इम्यूनाइज कर देती है, लॉन्ग टर्म के लिए आपकी बॉडी को तैयार कर देती है कि जब कोरोना आपकी बॉडी में प्रवेश करेगा तुरंत हमारे बॉडी की इम्यून सिस्टम कहेंगे मार कि हम पहले मारे हुए हो, ठीक है। तो उसको क्या करेंगे, इस तरीके से ये मार देगी। आगे अगर हम बात करते हैं सिंपल वर्ड में आपको समझाएं तो इम्यूनिटी का मिल जाना ही क्या कहलाता है, इम्यूनाइजेशन कहलाता है। एकदम सिंपल वर्ड में अगर हम कहें तो इम्यूनिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, तो इम्यूनिटी का मिल जाना क्या कहलाएगा, इम्यूनिटी का मिल जाना क्या कहलाएगा, इम्यूनाइजेशन कहलाएगा। तो आई होप आप इस चीज को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। और अब हम चलते हैं एनसीईआरटी की लाइंस में क्या लिखा है उसको समझाएंगे, ताकि आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाए और आप अपने बोर्ड के एग्जाम में अच्छे तरीके से लिख पाए। चलिए अब बात करते हैं आपके एनसीईआरटी की लाइंस। आपकी एनसीईआरटी की लाइंस क्या करते हैं उसको समझते हैं। यहाँ पर लिखा है कि द प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम। यानी कि अगर हम बात करते हैं जो आपके वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन की जो प्रिंसिपल है वो किसके ऊपर बेस्ड है, तो बेस्ड है, आधारित है आपके मेमोरी सिस्टम पर। किसके मेमोरी सिस्टम पर, तो जो आपकी इम्यून सिस्टम होती है, इम्यून सिस्टम जो होती है उस इम्यून सिस्टम की मेमोरी के ऊपर क्या है, बेस्ड है आपका क्या, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। जो आपकी इम्यून सिस्टम होती है वो किसी भी चीज को याद करने की क्षमता रखती है, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर साफ शब्दों में एकदम वैक्सीनेशन की, तो इन वैक्सीनेशन ए प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन्स ऑफ पैथोजन और इनएक्टिवेटेड वीकेंड पैथोजेंस, जिसको कहते हैं वैक्सीन। यानी कि अगर हम बात करते हैं, मान लेते हैं हमारे पास क्या है, ये माइक्रोब्स है, ठीक है, इस तरीके से क्या है, ये माइक्रोब्स है, ठीक, इस तरीके से ये माइक्रोब्स है। इस माइक्रोब का क्या करेंगे, हम मारेंगे, मार करके क्या कर देंगे, वीक कर देंगे, कमजोर कर देंगे, या मार ही डालेंगे, क्या करेंगे, मार ही डालेंगे,
यानी कि इसको एकदम से मार डाले। तब इसको क्या करेंगे, इसको हम लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, इस तरीके से लिक्विड के फॉर्म में कर लेंगे। अब क्या होगा, इसको हम क्या करेंगे, इंजेक्शन में भरेंगे, इस तरीके से इंजेक्शन में भर लिए। इंजेक्शन में भरने के बाद दे घपाक से आपके बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर इसको इंजेक्ट कर दिया जाएगा और हमारे बॉडी में ये वैक्सीनेशन के रूप में काम कर लिया जाएगा। आई होप आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। आगे बात करते हैं, आर इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी। साफ शब्दों में एक बार फिर से सुन लीजिए, इन वैक्सीनेशन और प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन्स ऑफ पैथोजन और इनएक्टिवेटेड वीकेंड पैथोजेंस एंड इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी। ठीक है, जो आपके कमजोर मरे हुए पैथोजन होते हैं उसको बॉडी में डाल दिया जाता है, इसको वैक्सीनेशन करते हैं। आई होप आप इस चीज़ को भी अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी अगेंस्ट दीज एंटीजेंस वुड नेचुरलाइज द पैथोजेनिक एजेंट ड्यूरिंग द एक्चुअल इन्फेक्शन। यानी कि अगर हम बात करते हैं, हमारी बॉडी से क्या होती है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है इन द बॉडी, शरीर में, अगेंस्ट के विरुद्ध दीज एंटीजेंस, इस एंटीजेंस की वुड नेचुरलाइज, स्वाभाविक होता है, द पैथोजेनिक एजेंट्स, जो रोग उत्पन्न करने वाले एजेंट्स होते हैं, ड्यूरिंग द एक्चुअल इन्फेक्शन, जब ये वास्तव में इन्फेक्शन करते हैं उस दौरान। तो आई होप आप इस चीज़ को भी अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे की पॉइंट्स की बात करते हैं। तो आगे की पॉइंट में क्या आता है, क्या देखिए यहाँ पर क्या रहा है कि द वैक्सीन्स आल्सो जनरेट मेमोरी बी एंड टी सेल्स। यानी कि जो आपकी वैक्सीन होती है वो क्या करती है, जनरेट करती है मेमोरी। कौन सी मेमोरी जनरेट करती है, तो आपके बी और टी सेल्स के ऊपर क्या करती है, मेमोरी को जनरेट करती है। द रिकॉग्नाइज द पैथोजेंस क्विकली ऑन सब्सिक्वेंट एक्सपोजर एंड ओवरवेल्म। यानी कि अगर हम बात करते हैं, ये जो टी और बी सेल्स होती है वो क्या करती है, पैथोजेंस को क्विकली, बहुत जल्दी से पहचान लेती है और उनको मारना शुरू कर देती है। द इनवर्ट विद द मैसिव प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, और तुरंत ही क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होते हैं, एंटीबॉडी प्रोड्यूस होने शुरू हो जाते हैं, मैसिव प्रोडक्शन होने लगता है एंटीबॉडीज़ का। इफ अ पर्सन इज इन्फेक्टेड with some deadly microbes to which quick immune response to required as the टिटनेस। यानी कि अगर हम बात करते हैं, हम टिटनेस की बात करते हैं, जैसे हमने टिटनेस के बारे में बताया, तो किसी को अगर चोट लगा हुआ है तो एटीएस का इंजेक्शन लगा दिया जाता है। ठीक है, तो क्या करता है, हमारी बॉडी जो होती है उस टिटनेस जो उत्पन्न करने वाली माइक्रोब्स होती हैं उससे लड़ना शुरू कर देती है मरे हुए से। तो जब हमको टिटनेस होने वाला होता है तो तुरंत हमारी बॉडी क्या करती है, रिस्पॉन्स करती है और हमको टिटनेस नहीं हो पाता है। वी नीड टू डायरेक्टली इंजेक्ट द परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज, और ज़रूरत होती है क्या, तुरंत इंजेक्ट करने के लिए, तुरंत परफॉर्म करने के लिए एंटीबॉडीज की, और एंटीटॉक्सिन को। ठीक है, आई होप आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। इवन इन केस आप स्नैक बाइट, जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको बताया था स्नैक बाइट की, या फिर हम बात करते हैं स्नैक बाइट, जैसे आपको कोई सांप काट लिया, स्नैक काट लिया, और क्या करते हैं, एंटी स्नैक वेनम लगवा देते हैं। ठीक, जिससे पेशेंट क्या होता है, ठीक हो जाता है। क्या पे लिखा हुआ है, इवन इन केस ऑफ स्नैक बाइट, अगर स्नैक बाइट के केस की बात करते हैं, द इंजेक्शन विच इज गिवन द पेशेंट, जो इंजेक्शन पेशेंट को दिया जाता है, कंटेन परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज। ठीक है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, एंटीबॉडीज पाया जाता है अगेंस्ट द स्नैक वेनम के विरुद्ध। तो दिस टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशन इज कॉल्ड द पैसिव इम्यूनाइजेशन, और इस तरीके का जो इम्यून सिस्टम होता है या इम्यूनाइजेशन होता है उसको हम पैसिव इम्यूनाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो आई होप आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। चलिए आगे की अगर हम बात करते हैं तो आगे की एनसीईआरटी क्या कहती है, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हैज अलाउड टू द प्रोडक्शन ऑफ एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड ऑफ पैथोजेंस इन द बैक्टीरिया और ईस्ट। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो एक नए तरीके से वैक्सीन बनाया जाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करके प्रोड्यूस किया जाता है एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड्स को। ठीक है, जो कि आपके वैक्सीन होते हैं पैथोजेंस के अगेंस्ट, जैसे अगर हम बात करते हैं बैक्टीरिया में या फिर ईस्ट में। तो वैक्सीन प्रोड्यूस्ड यूजिंग दिस अप्रोच अलाउज लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड हेंस जनरेट अवेलेबिलिटी
फॉर इम्यूनाइजेशन। एग्जाम्पल की बात करते हैं, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो होता है वो प्रोड्यूस किया जाता है फ्रॉम द ईस्ट। यानी कहने का मतलब ये होता है कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होती है ना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से क्या करते हैं, बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत लार्ज स्केल पर क्या करते हैं, हम वैक्सीन को प्रोड्यूस करते हैं, वैक्सीन को उत्पन्न कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, एक हेपेटाइटिस बी जो वैक्सीन होता है वो क्या होता है भाई, प्रोड्यूस किया जाता है किसके द्वारा, ईस्ट के द्वारा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करके। तो आई होप आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे की बात करते हैं, तो आगे की लाइन में हम बात करते हैं एलर्जी के बारे में। ठीक है, तो आई होप मैं आपको सिंपल से तरीके से बताता हूं कि आप वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन के बारे में समझ चुके होंगे। भैया वैक्सीनाइजेशन के बाद आपके बॉडी में इम्यूनाइजेशन डेवलप होता है जो किसी रोग से लड़ने की क्षमता को उत्पन्न करता है। तो अब इसी के साथ हम बात करते हैं एलर्जी की। तो एलर्जी क्या होता है उसको समझ लेते हैं। तो एलर्जी कैसे होता है उसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम सिंपल तरीके से समझेंगे, एलर्जी क्या होता है, कैसे होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं जो एलर्जी होता है भाई, एलर्जी को उत्पन्न करने वाले बहुत सारे कारक होते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्या होते हैं, चीज़ें होती है जो एलर्जी को उत्पन्न करती है। जैसे सिंपल सी बात करते हैं, कोई ये एक इंसान हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, कोई एक इंसान हो गया। चलिए जस्ट इस तरीके से समझ लीजिए, ये कोई इंसान हो गया। अब क्या हो रहा है, इसके बॉडी में क्या पाया जा रहा है, मॉस्ट सेल पाया जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, मॉस्ट सेल पाया जा रहा है इसके बॉडी में, इस तरीके से मॉस्ट सेल पाया जा रहा है। अब ये क्या है, इनएक्टिवेट है। ठीक है, ये इनएक्टिवेट है। मान लेते हैं कि इस इंसान को पॉलन ग्रेन से एलर्जी है। पॉलन ग्रेन से क्या है, एलर्जी है। ठीक है, और चलिए बना लेते हैं पॉलन ग्रेन। ये क्या है, पॉलन ग्रेन है, ये हमारा पॉलन ग्रेन है। और ये पॉलन ग्रेन क्या हो रहा है, इसके बॉडी के अंदर आ रहा है। ये पॉलन ग्रेन इसके बॉडी के अंदर आ गया, और ये पॉलन ग्रेन इसके बॉडी के अंदर आया, और इस जो आपका इम्यूनोग्लोबुलिन ई है इसके साथ क्या हो गया, ये जुड़ गया, यहाँ पर जुड़ गया। अभी क्या हो गया, ये एक्टिव हो गया। जब एक्टिव हुआ तो ये केमिकल सिक्रेट करता है। ठीक है, क्या करता है, एक केमिकल सिक्रेट करता है, और इस केमिकल का नाम है सीरेटोनिन। क्या नाम है, सीरेटोनिन नाम का केमिकल सिक्रेट करता है, जिस वजह से क्या होता है, इसको एलर्जी हो जाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं तो आप समझिएगा, तो एलर्जी क्या होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं, आप अपना घर छोड़ करके क्या हो गया, कहीं मामा के घर चले गए। कहाँ चले गए, मामा के घर चले गए। जब मामा के घर चले गए तो वहाँ पर क्या हुआ कि आपने पानी पिया और आपको आने लगी क्या, छींक आने लगी, आपको सर्दी हो गई, आपको बुखार हो गया। तो वही तो है एलर्जी, जो आपके घर पर आप पानी पी रहे थे, खाना खा रहे थे, आपको कुछ नहीं हुआ। आप जैसे ही अपने मामा के घर गए और वहाँ पर पानी पी लिए, वहाँ पर खाना खा लिए, तो आपको आने लगी खांसी, सर्दी, छींक। कहने का मतलब ये हुआ कि आपके घर का एनवायरनमेंट जो था, आपके घर की जो एनवायरनमेंट थी वो आपके लिए सुटेबल थी, वो आपके लिए अच्छी थी, लेकिन आपके मामा के घर का जो एनवायरनमेंट था वो आपके लिए अच्छी नहीं थी। जैसे ही एनवायरनमेंट चेंज हुआ तो आपको क्या होने लगा, खांसी, सर्दी, जुकाम होने लगी। तो अगर हम बात करते हैं जो एलर्जी होती है वो बेटा आपके प्लेस टू प्लेस यानी कि स्थान चेंज होने पर भी हो सकती है, या फिर हम बात करते हैं जो एलर्जी होती है, बहुत सारे लोगों को क्या होती है, बहुत अलग अलग चीज़ों से एलर्जी होती है। जैसे अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों को एलर्जी क्या होती है, सनलाइट से होती है। धूप में निकलते हैं तो उसके स्किन में क्या होता है, बर्निंग होने लगता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को एलर्जी किससे होती है, पॉलन ग्रेन से होती है, पॉलन ग्रेन से होती है। बहुत सारे लोगों को एलर्जी किससे होती है, डस्ट से होती है, धूल से होती है। बहुत सारे लोगों को क्या होती है, एलर्जी हो सकती है आपके स्मेल, जो आपका परफ्यूम होता है, परफ्यूम से एलर्जी हो सकती है। तो आई होप आप इस चीज़ को भी अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। तो एलर्जी क्या होता है भाई, एलर्जी बहुत सारी चीज़ों से होती है, और ये सारे अगर एलर्जी उत्पन्न करते हैं, एलर्जी अगर उत्पन्न करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, एलर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं,
एलर्जन कहते हैं। तो एलर्जी को उत्पन्न करने वाले को क्या कहते हैं? एलर्जन कहते हैं, एलर्जी कारक कहते हैं ना। तो आई होप आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। और एलर्जी में क्या होता है, जो हमारे बॉडी के अंदर इन्वॉल्व होता है वो क्या होता है? IgE, इम्यूनोग्लोबुलिन ई क्या होता है? इन्वॉल्व होता है, जिसके बारे में अभी हम डिटेल से बात करेंगे। अब चलिए हम शुरू करते हैं NCERT की लाइन्स और वहाँ पर समझते हैं कि एलर्जी क्या होता है, कैसे काम करती है और हमारे बॉडी में क्या क्या चीज़ें फंक्शन होती है। तो आई होप आप इस चीज को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। व्हेन यू हैव, जस्ट एक सेकेंड, तो कुछ जो चीजें मैंने बताया है वही आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। व्हेन यू हैव गॉन टू अ न्यू प्लेस, जैसे ही आप क्या होते हैं, नए प्लेस पर जाते हैं, एंड सडन यू स्टार्ट स्नेचिंग, और तुरंत क्या करते हैं, आप चीखना शुरू कर देते हैं। विजिंग फॉर द एक्सप्लेन रीजन, ठीक है, आप बिना किसी कारण के छींकना शुरू कर देते हैं, बिना किसी कारण के आपको सर्दी जुकाम हो जाती है। एंड व्हेन यू वेंट अवे, और जैसे ही आप क्या होते हैं, दूर जाते हैं, योर सिम्पटम डिसअपियर, तुरंत आपका लक्षण क्या होता है, गायब हो जाता है। एक और एग्जांपल समझिए, जैसे आप क्या है, यहाँ पर है, ठीक है, और एक यहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है, 3 स्थान हो गया। ये आपका प्लेस, जस्ट एक सेकंड मुझे कलर चेंज करने दीजिए तो आपको अच्छे से दिखाई देगा और समझ में आएगा। ये आपका क्या हो गया, प्लेस ए, ये आपका क्या हो गया, प्लेस बी हो गया, प्लेस बी हो गया, ये आपका क्या हो गया, प्लेस सी हो गया। अब आप यहां पर हैं, ठीक है, कोई मान लेते हैं ये ढोलू राम है, ये ढोलू राम है, यहां पर है, तो क्या हो रहे हैं, यहां पर खुश हैं, नाच गा रहे हैं, इनको कुछ नहीं हो रहा है। जैसे ही ये नाचते गाते घूमते रहते अपने मम्मी के साथ चले गए यहाँ पर, तो इनको क्या हो गया सर्दी। अब ये क्या हो गए, इनकी हालत हो गई एकदम से खराब, ठीक है, और ये पकड़ लिए अपना सिर, हाय दैया ये क्या हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनको क्या होने लगा, इनको आने लगा छींक, यानी कि इनको होने लगा स्नीजिंग। और क्यों हो रहा है इनको पता ही नहीं है, कोई कारण इनको पता नहीं है। तो इनकी मम्मी ने कहा कि चलो मामा के घर से अब चल पड़ते हैं मौसी के घर। जब मौसी के घर गए तो वापस से क्या हो गया, ये जैसे पहले अपना नाच गा रहे थे वैसे ही क्या करने लगे, नाचने गाने लगे, यानी कि इनकी सर्दी ठीक हो गई अपने आप। तो कहने का मतलब ये है कि इनको क्या किया, जो प्लेस बी है, इनके मामा के घर का जो स्थान है, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो इनको सूट नहीं किया, वहाँ का वातावरण इनके हिसाब से नहीं था, जहाँ पर ये बीमार हो गए, इनको छींक आने लगी, इनको बुखार आने लगी। और जब ये अपने मौसी के घर पहुँचे तो इनको क्या हो गया, इनकी जो सर्दी थी, इनका जो जुकाम था, वो सब कुछ गायब हो गया, वो पहले के जैसे हो गए जैसे ये अपने घर पर थे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो एलर्जी होती है भैया, वो सभी जगहों पर नहीं, हर इंसान को हर जगह पर नहीं होती है, वो प्लेस टू प्लेस होती है, ठीक है। एक इंसान जो होता है वो किसी नए स्थान पर जाता है तो उसको एलर्जी हो जाती है, ठीक है, और हो सकता है कि वहाँ पर जाए उसको कुछ भी ना हो, किसी दूसरे स्थान पर जाए उसको कुछ भी ना हो। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पर एलर्जी हो, तो कुछ जगह पर उसको एलर्जी हो भी जाती है और कुछ जगह पर एलर्जी नहीं भी होती है। बिना रीज़न को उसको छींक आने लगता है, बिना रीज़न को उसको बुखार होने लगता है, यही तो एलर्जी है। तो आई होप जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको समझाया वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अब अगर हम बात करते हैं आगे की, तो आगे की बात करते हैं, तो आगे की बातों में लाइन्स देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा गया, डिड दिस हैपन टू यू, क्या आप जानते हैं कि ये कैसे हुआ, ठीक है। सम ऑफ अस आर सेंसिटिव टू सम पार्टिकल्स इन द एनवायरनमेंट, जिनमें से क्या होते हैं, जो हम लोग होते हैं, हमारे लिए क्या होता है, एनवायरनमेंट में पाए जाने वाले कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं उनके प्रति क्या होती है, हमारी बॉडी क्या होती है, सेंसिटिव होती है। जैसे कुछ पार्टिकल्स की अगर हम बात करते हैं जिनके प्रति क्या होते हैं, हम सेंसिटिव होते हैं, तो अगर हम बात करें तो इसमें क्या आ सकता है भाई, इसमें आपका पॉलन ग्रेन हो सकता है, पॉलन ग्रेन आ सकता है, या पॉलन मिट्स कह सकते हैं, पॉलन मिट्स हो सकता है, डस्ट हो सकता है, सनलाइट हो सकता है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिससे क्या होते हैं, इनको एलर्जी हो जाता है। तो आई होप आप इस चीज़ को भी अच्छे तरीके से बाकायदा समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे की बात करते हैं, तो आगे क्या कर रहा है, द एबव मेंशन रिएक्शन कुड बी कॉज्ड बाय एलर्जी टू पॉलन मिट्स etc।
पॉलन मिट्स यानी कि पॉलन ग्रेन, ठीक है, मिटेस, इन सभी के द्वारा हो सकता है। विच आर डिफरेंट इन डिफरेंट प्लेस, यानी कि अगर हम बात करते हैं ये अलग अलग स्थानों पर होता है। द exaggerated response of immune system to certain antigens present in the environment called allergy, यानी कि अगर हम बात करते हैं एनवायरनमेंट के अंदर जो कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं और उनके अगेंस्ट हमारी जो बॉडी होती है वो तुरंत रिएक्शन करने लगती है, तुरंत जवाब देने लगती है, तो उसी को क्या कहते हैं, एलर्जी। अगर आपको एलर्जी का डेफिनेशन पूछा जाए तो सिंपल सो आप लिख सकते हैं द एक्सजनरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजेंस प्रेजेंट इन एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एलर्जी। उसको क्या कहते हैं, एलर्जी कहते हैं। आगे चलते हैं, द सब्सटेंस टू विच सच एन इम्यून रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस्ड आर कॉल्ड एलर्जेंस, जिसके लिए हमारा जो एलर्जी उत्पन्न होता है, जिससे एलर्जी उत्पन्न होता है, उसको हम एलर्जन के नाम से जानते हैं। द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड टू दिस आर इम्यूनोग्लोबुलिन ई, हमारी जो एंटीबॉडीज होती है एलर्जन के प्रति क्या होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन ई निकलती है। द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द एलर्जन आर माइट्स इन डस्ट्स, ठीक है, हमारे धूल के अंदर जो माइट्स होते हैं वो पॉलन, एनिमल डेंडर, ये सारे होते हैं। सिम्टम्स ऑफ एलर्जिक रिएक्शन इंक्लूड स्नेजिंग, वाटरी आई, रनिंग नोज एंड डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग। जो अगर हम एलर्जी के सिम्टम की बात करते हैं तो क्या होता है भैया, आपका स्नेजिंग होता है यानी कि छींक आने लगती है, वाटरिंग आई हो जाता है यानी कि आंखों से पानी आने लगता है, ठीक है, वाटरी आई हो जाता है। और अगर हम बात करते हैं तो रनिंग नोज, क्या नाक दौड़ता है, नहीं, नाक नहीं दौड़ता है, नाक से पानी आने लगता है, रनिंग नोज। और इसके अलावा हम बात करते हैं सांस लेने में थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है। तो ये सारे क्या होते हैं, एलर्जी के सिम्टम्स होते हैं। तो आई होप आप इस चीज़ को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इस चीज़ को भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एलर्जी इज ड्यू टू द रिलीज इन केमिकल लाइक हिस्टामाइन, जैसा कि मैंने आपको शुरू में यहाँ पर बताया था, ठीक है। तो जो एलर्जी होता है वो हमारे बॉडी में कब शुरू होता है, जब हमारे बॉडी में क्या होती है, हिस्टामाइन और सीरोटोनिन नाम की क्या होती है, केमिकल निकलती है मास्ट सेल से, तब होती है। फॉर डिटरमाइनिंग द कॉज ऑफ एलर्जी, जो जिम्मेदार होते हैं एलर्जी उत्पन्न करने के लिए, द पेशेंट इज एक्सपोज्ड और इंजेक्ट विथ वेरी स्मॉल डोज ऑफ पॉसिबल एलर्जेंस, ठीक है। तो हम एलर्जी उत्पन्न करने के लिए, जो इंसान एलर्जी वाला होता है उसको एलर्जी उत्पन्न करने के लिए जो एलर्जन होते हैं उसके बहुत छोटे से डोज ही काफ़ी होते हैं उसके एलर्जी उत्पन्न करने के लिए। एंड द रिएक्शन स्टडीज, और उसका लक्षण पढ़ लिया जाता है। द यूज़ ऑफ ड्रग्स लाइक एंटी हिस्टामाइन, ठीक है, कुछ ड्रग्स होते हैं जो एलर्जी को ठीक करने के लिए काम करते हैं, जैसे एंटी हिस्टामाइन की बात करते हैं, एड्रेनालिन की बात करते हैं, सेरोटोनिन की बात करते हैं। तो ये क्या करते हैं, तुरंत एलर्जी के सिम्टम्स को गायब कर देते हैं, ठीक है, कम कर देते हैं एलर्जी के सिम्टम्स को। समहाउ मॉडर्न डे लाइफ स्टाइल हैज रिजल्टेड इन द लोअरिंग ऑफ इम्यून एंड मोर सेंसिटिव टू द एलर्जेंस, ठीक है, यानी कि जो आपकी मॉडर्न लाइफ है भाई वो भी क्या करती है, हमारे एलर्जी के लिए जिम्मेदार होती है। एंड मोर चिल्ड्रेन इन द मेट्रो सिटीज़, अगर मेट्रो सिटीज़ की बात करते हैं आप इंडिया, सफ़र फ्रॉम द एलर्जीज, यानी कि हमारे जो शहर के लड़के होते हैं जैसे गांव में आ जाते हैं और थोड़ा सा धूप में खेलते हैं तो उनके शरीर में क्या होता है, रैसेस निकलने लगते हैं, दाने निकलने लगते हैं, उनको सर्दी जुकाम होने लगती है। क्यों, क्योंकि जो उनकी बॉडी है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है। अस्थमा ड्यू टू द सेंसिटिविटी ऑफ द एनवायरनमेंट, और वो क्या होते हैं, हाँफने लगते हैं, उनको अस्थमा हो जाता है, ठीक है। दिस कुड बी बिकॉज ऑफ द प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट प्रोवाइडिंग अर्ली इन लाइफ, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो हमारे डेली के दिनचर्या में क्या होता है, देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको बचना है तो आप शुरू से ही क्या होना चाहिए, आपको नेचर के साथ मिलजुल करके रहना चाहिए, आपके एनवायरनमेंट के साथ आपको मिलजुल करके रहना चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एक सिंपल सी बात कर लेते हैं, एक जो मुसहर होते हैं, ठीक है,
तो उनके बच्चे क्या होते हैं, सर्दी में भी देखोगे तो क्या होते हैं, बिना कपड़ों के मिट्टी में खेलते रहते हैं। अन्यथा कोई मत लीजिएगा, मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल में। तो ये सर्दी में भी क्या होते हैं, बिना कपड़ों के खेलते रहते हैं, मिट्टी में लपेटे रहते हैं। लेकिन क्या मजाल है कि उनको बुखार हो जाए, इनको तबीयत खराब हो जाए। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो बचपन से ही क्या होते हैं, आपके नेचर के साथ मिले जुले रहते हैं, नेचर के साथ घुले रहते हैं। देखो जितना ही ज्यादा आप लग्जरियस लाइफ स्टाइल जियोगे, उतना ही ज्यादा आप परेशान रहोगे। ठीक है, देखो लोगों की इच्छा होती है लग्जरियस लाइफ स्पॉन जीने की, ठीक है, लग्जरियस लाइफ जीने की। तो वो क्या होते हैं, कहते हैं कि हमको ये नहीं पसंद है, हमको तीखा नहीं खाना है, हमको मीठा नहीं खाना है, हमको यहाँ पर नहीं जाना है, हमको धूप में नहीं खेलना है। ठीक है, तो ये सारी इस चीज़ से करते हैं, हमको एसी में रहना है, ये सारी करते हैं। अब अगर हम बात करते हैं, कोई बच्चा बहुत दिनों से लगातार एसी में रह रहा है, और उसको अचानक से एसी से बाहर निकाल दिया तो उसकी क्या हाल होगी, ठीक है, आप समझ सकते हैं। एक सिंपल सी बात करते हैं, कभी हम लोग मॉल में घूमने जाते हैं या लाइब्रेरी में पढ़ रहे होते हैं जहाँ पर एसी चलता है, और लाइट कटने के बाद जब हम कुछ देर के लिए बाहर आते हैं तो पूरा पसीना सा सरेबोर हो जाते हैं। यानी कि अगर हम बात करते हैं, जितना ज़्यादा लग्जरियस लाइफ होगा, आगे चल करके उतनी ही ज़्यादा हमको समस्या होने वाली है। ठीक है, तो आई होप आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। चलिए अब अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ऑटो इम्यूनिटी की बात कर लेते हैं। तो लगे हाथ ऑटो इम्यूनिटी को भी समझ लेते हैं कि ऑटो इम्यूनिटी होती क्या है। तो सिंपल सी बात करते हैं, जो आपकी ऑटो इम्यूनिटी होती है वो क्या करती है भाई, आपके बॉडी की जो इम्यून सिस्टम होती है वो बॉडी को ही खाना शुरू कर देती है। ठीक है, तो ऑटो का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देख लीजिए। अगर हम ऑटो की बात करते हो तो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, खुद की, आपकी स्वतः की। इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है, आपकी इम्यून सिस्टम यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र। तो हमारे बॉडी की इम्यून सिस्टम जो होती है, हमारे बॉडी के ही सेल्स को खाना शुरू कर देती है, सेल्स को मारना शुरू कर देती है। कभी कभी क्या होता है कि हम कभी कभी अपने और पराये में भेद नहीं कर पाते। एग्जाम्पल की बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं तो अक्सर क्या होता है, किसी भी घर में जब झगड़ा होता है अपनों अपनों के बीच में, तो उसके पीछे का रीज़न होता है, सिंपल सा रीज़न होता है मनी, पैसा। कोई ज़्यादा पैसा कमा रहा है, कोई कम पैसा कमा रहा है, तो वो कहेगा कि हैं हम इतना पैसा दे दें, छोटा कहेगा अरे हैं हम इतना पैसा दे दें। तो ये हैं जो पैसा होता है वो लड़ाई करवा देता है। ठीक उसी तरीके से वो क्या होते हैं, जब पैसे के बीच में क्या होता है, जब पैसा होता है वो एक दीवार बन जाता है जो अपनों को पहचानने नहीं देता है। ठीक उसी तरीके से हमारे बॉडी के अंदर भी क्या होती है, जो आपकी इम्यून सेल होती है, टी सेल जो होती है, ठीक है, बी सेल जो होती है, वो अपने ही सेल को पहचान नहीं पाती है, अपने ही सेल को किसी कारण की वजह से नहीं पहचान पाती है, और वो क्या करती है, अपने ही सेल के ऊपर अटैक कर देती है, अपने ही बॉडी के सेल के ऊपर अटैक कर देती है, जिस वजह को हम क्या कहते हैं, ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं, या ऑटो इम्यूनाइजेशन के नाम से हम जानते हैं। तो आई होप आप इस चीज़ को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं, इधर लिखा है कि मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी इन्वॉल्व्ड इन हायर वर्टिब्रेट्स बेस्ड ऑन द एबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट फॉरेन ऑर्गेनिजम्स। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो जो आपके क्या होते हैं, जो आपके वर्टिब्रेट्स होते हैं, उस वर्टिब्रेट्स में क्या होती है, मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी पाई जाती है, जो अपने और पराये की भेद कर पाते हैं। ठीक है, फ्रॉम सेल्स। ठीक है, जो आपकी अपनी सेल होती है, अपनी सेल का मतलब क्या होता है, जो सेल्फ सेल्स होता है। ठीक है, सेल्फ सेल जो होती है आपकी बॉडी की खुद की सेल जो होती है, जैसे सपोज डेट यहाँ पर समझिए, ऐसे समझिए, कैसे समझिए, यहाँ पर मैं एक डायग्राम छोटा सा बना रहा हूँ, यहाँ पर समझिए। जैसे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर एक है पोंगा पंडित, इनको समझ लीजिए। ठीक है, ये पोंगा पंडित है। अब इनकी जो इम्यून सिस्टम है ना, इनकी जो इम्यून सिस्टम है, इनकी जो इम्यून सिस्टम है वो क्या कर रही है, इनके बॉडी के अंदर जो सेल्स है इसको क्या कर रही है, पहचान रही है, कह रही है कि हाँ ये हमारे बॉडी के अंदर है, ये हमारा सेल है। ठीक है, इसको ये पहचानते हैं, इसको कुछ नहीं कहते। और अचानक से क्या हुआ कि इनके नाक के थ्रू क्या हो गया, एक दूसरा सेल आ गया। ठीक है, देखो इनके बॉडी का जो सेल था, इसको ऐसे समझिए, इनके बॉडी का सेल जो था वो येलो कलर का था, और यहाँ पर क्या हुआ, घुस कौन सा गया, यहाँ पर एक
वायलेट कलर का सेल घुस गया, तो कहेंगे है तेरी की ये कौन आ गया जी, हमारे बॉडी का सेल तो येलो कलर का था और ये तो क्या बैगनी कलर का है। तो क्या करें, मार सारे के मार सारे के मार मार। तो ये क्या करते हैं, अपने और पराये का भेद करके इसको मार देते हैं। ठीक है, तो ये होती है हमारे बॉडी की इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या करती है, अपने और पराये का भेद कर लेती है। अब कभी कभी क्या होता है, अपने अपने में ही अनबन हो जाती है, अपना अपना ही सेल नहीं पहचान पाता, तो ये क्या करता है, इस पीले वाले भी सेल को मारने लगता है। तो इसको कहते हैं ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं। तो जो चीज़ें मैंने बताया आपको वो समझिए। यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि वाइल वी स्टिल डू नॉट अंडरस्टैंड द बेसिस ऑफ दिस, ठीक है, टू कोलराइज ऑफ दिस एबिलिटी हैव टू बी अंडरस्टूड। ठीक है, वन हायर वर्टिब्रेट्स कैन डिस्टिंग्विश फॉरेन मॉलिक्यूल्स एज वेल एज फॉरेन ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक जो हायर वर्टिब्रेट्स होता है वो फॉरेन मॉलिक्यूल या फॉरेन ऑर्गेनिज्म का भी पहचान कर लेता है। मोस्ट ऑफ द एक्सट्रीमल इम्यूनोलॉजी डील्स विद द एस्पेक्ट, ठीक है, जो हमारी जो इम्यूनोलॉजी होती है वो क्या कहते हैं, इन सारी चीज़ों को समझाती है, बताती है। टू sometimes due to the genetic and other unknown reason the body attacks self cells। कुछ आनुवांशिक कारण हो सकते हैं और कुछ अन्य कारण होते हैं जिससे हमारी जो बॉडी होती है वो अपने खुद की सेल के ऊपर क्या करती है, अटैक कर देती है। दिस रिजल्ट इन डैमेज टू द बॉडी एंड सेल्ड टू द बॉडी एंड कॉल्ड ऑटो इम्यून डिजीज। ठीक है, जब किसी भी अननोन या जेनेटिक कारण से हमारे जो इम्यून सिस्टम होती है वो हमारे ही बॉडी के सेल के ऊपर अटैक कर देती है, इसको हम ऑटो इम्यून के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है, रोमेटॉइड्स आर्थराइटिस नाम का एक डिजीज़ होता है, जिस वजह से क्या करती है, हमारी जो बॉडी होती है वो हमारे ही सेल को मारना शुरू कर देती है। तो आई होप आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। तो क्लास आपका भी हो चुका है लगभग 35 मिनट का, तो मैं आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा और नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊँगा इम्यून सिस्टम इन बॉडी। ठीक है, तो हमारे बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम कैसे होता है, उसके बाद लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में बताऊंगा, लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, इन चीज़ों को समझाएंगे आपको। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम एड्स को बताएंगे, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ों को हम आपको सिखाएंगे। तो आई होप आप इस चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। और अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा, और आपको लगता है कि अगर हमको थोड़ा सा और इम्प्रूव करने का ज़रूरत है आपको समझाने के लिए, तो आप इसे भी कमेंट करेंगे, तो मैं आपको इम्प्रूव करके समझाने की पूरी प्रयास करूंगा, जिससे आपकी सारी डाउट्स क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और अगर क्लास थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा।